हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अखिलेश शुक्ला। और देखिए, आज आपके लिए जो हम लेकर आए हैं सॉलिड स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये, जिसमें कि हम आज पढ़ेंगे कि किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं। यानी कि आपको पता होगा कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो सबसे बेसिक उसका स्ट्रक्चर है, जिसको कि हम यूनिट सेल बोलते हैं, जो कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आपस में मिलाने से बनता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको ये इमेज दिखाई दे रहा है। इसमें ये पूरा एक क्रिस्टल सिस्टम है पूरा, ठीक है। और ये एक सॉलिड का क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। और इसमें जो आपको ये रेड वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये है एक यूनिट सेल। यानी कि ये किसी भी सॉलिड की सबसे छोटी इकाई है, जिससे कि पूरा सॉलिड मिलकर बना होता है। ये यूनिट सेल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो हमको ये पता करना है कि ये जो यूनिट सेल है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि इस यूनिट सेल के अंदर 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 आठों कॉर्नर पे एटम्स हैं, तो इस यूनिट सेल के अंदर हो गए टोटल 8 एटम्स। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जरा देखिए, ये जो यूनिट सेल है ये शेयर हो रहा है किसके किसके साथ। एक तो अपने बगल वाले इस यूनिट सेल के साथ, इसको टच कर रहा है। ठीक ऐसे ही इसका ये वाला सरफेस ऊपर वाले यूनिट सेल को टच करेगा, और फिर ये नीचे वाला सरफेस नीचे वाले यूनिट सेल को टच करेगा, है ना। तो ये एक यूनिट सेल टच करता है अपने आसपास मौजूद सारे यूनिट सेल को। और ये जो टच करता है, तो जरा देखिए, इसको देखिए आप, जो मैं सर्कल बना रहा हूं, ये है इस यूनिट सेल का एटम, ठीक है। अब ये जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, क्या इसका पूरा का पूरा हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर है? नहीं है। इसका कुछ हिस्सा इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, और ऊपर वाले जो यूनिट सेल होंगे उसके अंदर भी होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस यूनिट सेल के अंदर है। तो एग्जैक्टली इस यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, आज उसी का कैलकुलेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि देखो, आप ये जो इमेज देख रहे हो यहाँ पर यूनिट सेल का, एक्चुअली में इमेज इसका रियल में ऐसा होता नहीं है। जो इसका एक्चुअल इमेज है वो कुछ इस तरीके का है। ये देख रहे हो आप, इस तरीके का। एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं। जो यूनिट सेल होता है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। इनको हम विजुअलाइज ऐसे करते हैं, कॉपी पे ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब जरा इसे देखिए, ये है एक सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ये। अब इसमें आपको आठों कॉर्नर पे दिखाई दे रहे होंगे एटम्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो जरा इसका रियल इमेज देखते हैं, रियल व्यू देखते हैं कि एटम का कितना हिस्सा यूनिट सेल के अंदर होता है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, इस पूरे एटम का आठवां हिस्सा, यानी कि 1/8 यूनिट सेल के अंदर मौजूद होता है। तो हर कॉर्नर पे आठवां हिस्सा मौजूद होगा। आठों कॉर्नर पे एक यहाँ, एक यहाँ, 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 और बाकी नीचे 4। तो आठों कॉर्नर पे यूनिट सेल का आठवां हिस्सा मौजूद होगा। उसके बाद देखते हैं, ये देखो, ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये है एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखो, आठों कॉर्नर पर तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, लेकिन उसके अलावा ये फेस पर है, बिल्कुल सेंटर में एक एटम। तो अब इसका कितना हिस्सा, इस जो फेस पे मौजूद है ये एटम, इसका कितना हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर रहेगा? तो आधा रहेगा, ठीक है। यानी कि पूरे एक एटम का आधा हिस्सा यूनिट सेल के अंदर रहेगा और बाकी का आधा किसी दूसरे यूनिट सेल में चला जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये देखो, ये एक ऐसा यूनिट सेल है जिसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहने का मतलब ये कि चार आठों कॉर्नर पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, उसके अलावा यूनिट सेल के बिल्कुल बीचों बीच एक एटम होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके का ये इसका 3D डायग्राम है। देखो, आठों कॉर्नर पे 8 एटम तो हैं, लेकिन एक एटम बिल्कुल बॉडी के बीच में है। तो देखो, यूनिट सेल के अंदर एटम का कितना हिस्सा मौजूद होता है। तो आठों कॉर्नर पे तो कुछ इस तरीके से आठवां हिस्सा रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा पूरा का पूरा एटम जो
कि बॉडी के अंदर मौजूद होता है सेंटर में, वो पूरा का पूरा इसके अंदर रहेगा। यानी कि एन एटम प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय नो अदर यूनिट सेल। इसका मतलब ये है कि जो यूनिट सेल के बॉडी में सेंटर में होता है अंदर एटम, वो किसी भी दूसरे यूनिट सेल में शेयर नहीं होता है। ठीक है, तो उसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में कितना हुआ? 1। ठीक है, पूरा का पूरा। अब जरा ये देखो, देखो आपको कुछ एटम्स जो होंगे वो एज पर भी दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे कॉर्नर के अलावा एज पे देख रहे हो एटम्स। अब इनकी बात करते हैं कि ये कितने यूनिट सेल में शेयर होते हैं। तो ये होते हैं 4 यूनिट सेल में शेयर। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये डायग्राम, ये यहाँ पे बीच में एज में बिल्कुल बीच में दिखाई दे रहा होगा आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये इस यूनिट सेल में भी है, इसमें भी है जो कि इसका अपना खुद का यूनिट सेल है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये 4 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन हुआ एज पर मौजूद कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो हुआ 1/4। अब ये देखो, आते हैं मुद्दे पर, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी कि पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, इसका कैलकुलेशन कैसे करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिंपल क्यूबिक सेल से। कि सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। ठीक है, तो चलो इसके लिए डायग्राम देखते हैं हम सिंपल क्यूबिक सेल का। ये है हमारे पास सिंपल क्यूबिक सेल। अब जरा इसको देखो, ये है एक यूनिट सेल जो कि सिंपल क्यूबिक सेल को दर्शा रहा है। तो देखो यहाँ पे एटम्स, सारे कॉर्नर पे एटम का 8वां हिस्सा मौजूद है। क्या यहाँ पे पूरा का पूरा एटम है? नहीं, उसका 8वां हिस्सा है। तो कॉर्नर की संख्या कितनी है? 8। और हर कॉर्नर पे एटम का कौन सा हिस्सा मौजूद है? 1/8, राइट। तो इस यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? तो 1/8 इंटू 8 ऑफ कॉर्नर, है ना। तो 8 से 8 गया तो बचा कितना? 1। यानी कि इस यूनिट सेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम होगा वो होगा 1। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस सारे हिस्से को बाहर निकाल के ऐड कर दो तो आपको मिलेगा एक पूरा एटम। ठीक है, यानी कि एक एटम के 8 टुकड़े 8 कॉर्नर पर यहां मौजूद हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूब, यानी कि बीसी से में कैलकुलेट करते हैं। तो चलो इमेज फिर से देखते हैं। ये है आपका बीसीसी। तो देखो 8 कॉर्नर पे तो हम पता कर चुके हैं कि एक यूनिट सेल के अंदर एक एटम होते हैं, और बॉडी सेंटर्ड में एक पूरा का पूरा एटम बीच में बॉडी के सेंटर में होता है। 1 8 कॉर्नर पे 1 टोटल मिला के, और एक बिल्कुल बीचों बीच। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए बीसीसी में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में? 2, राइट। बॉडी सेंटर्ड के बाद है फेस सेंटर्ड। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये है फेस सेंटर्ड का डायग्राम। अब देखो 8 कॉर्नर पे तो पहले अलग कर लो 1। यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर के एटम मिला के टोटल एक एटम है। उसके अलावा देखो टोटल एक क्यूब में टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6। और हर फेस के सेंटर पे एक आपको इस तरह का एटम मिलेगा। तो एटम का जो आधा हिस्सा होता है वो मौजूद होता है क्यूब के अंदर। ठीक है, और बाकी का आधा दूसरे यूनिट सेल में शेयर हो जाता है। तो टोटल सरफेस कितने हैं? 6। ठीक है, और एक सरफेस में, एक फेस में एटम का कितना हिस्सा है? हाफ, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर होगा 3, राइट। अब सर ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इज कॉल्ड यूनिट सेल कांस्टेंट। यानी कि पर यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कांस्टेंट, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होगा यूनिट सेल कांस्टेंट का वो होगा NC/8 प्लस NF/2 प्लस NE/4 प्लस NI/1। यहाँ पे जो C, F, E और I सबस्क्रिप्ट आप देख रहे हो वो रिप्रेजेंट करता है कॉर्नर को, फेस सेंटर को, एज सेंटर को और इनसाइड को। इनसाइड मीन्स बॉडी सेंटर, राइट, जो बॉडी के अंदर होता है बिल्कुल बीचों बीच। अब जरा ये देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। In case of compounds, the number of atom per unit cell are in the same ratio as the stoichiometry of the compound.
यानी कि कंपाउंड के केस में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं पर यूनिट सेल में वो उसी रेशियो में होते हैं जिसमें उस कंपाउंड का स्टोइकियोमेट्री होता है, और इसीलिए हमारी मदद करते हैं कंपाउंड के फॉर्मूले को पता करने में। अब इसको अगर नहीं समझ पाए हो तो चलो समझते हैं एक प्रॉब्लम से। जरा इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा हुआ है ए कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट ए एंड बी हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच ए एटम्स आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड बी एटम्स आर एट द फेस सेंटर। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इसका मतलब ये है कि एक कंपाउंड है जो ए और बी एलिमेंट से बना हुआ है, उसका क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसमें कि जो ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है यानी कि ए एटम है वो मौजूद है कॉर्नर पर और जो बी है वो फेस पर। ठीक है, तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला बताइए। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एज ए एटम्स आर प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब, तो ए एटम 8 कॉर्नर पे मौजूद होगा। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए इन द यूनिट सेल कितने होंगे 1/8 इंटू 8, यानी कि आपको पता है कि 1/8वां हिस्सा होता है एक कॉर्नर पे और टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, तो ए एटम की संख्या कितनी होगी 1। ठीक वैसे ही जो बी एटम होगा वो फेस पे है, तो फेस कितने होते हैं टोटल 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, तो नंबर ऑफ एटम ऑफ बी इन द यूनिट सेल कितने होंगे 3। ठीक है, क्योंकि एक यूनिट सेल के अंदर जो फेस सेंटर्ड एटम होता है उसका आधा यूनिट सेल के अंदर होता है, तो आधा होता है और टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं 6, वो हो गया 3। ठीक है, तो देखो ए एटम की संख्या 1 होगी और बी एटम की संख्या 3 होगी, तो किस रेशियो में होंगे ये 1:3 के रेशियो में होंगे, तो कंपाउंड का जो फॉर्मूला हो गया वो होगा AB3। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है जनरली, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ क्रिस्टल इज द नंबर ऑफ इट्स नियरेस्ट नेबर। यानी कि आप जो है नियरेस्ट किसी भी एटम के नियरेस्ट नेबर को गिन लो। ठीक है, नियरेस्ट नेबर को गिन लो कि उसके आसपास कितने एटम मौजूद हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये प्रॉब्लम है, एक क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट x एंड y। क्यूबिक सॉलिड है जो 2 एलिमेंट से मिलकर बना है x और y से। एटम y आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड x एट द बॉडी सेंटर। y जो है वो कॉर्नर पे है और जो x है वो बॉडी सेंटर पे है। बॉडी सेंटर मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल बीचों बीच है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का फॉर्मूला बताइए और कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए x और y का। तो चलो पता करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखो y जो है 8 कॉर्नर पे है क्यूब के, तो पता है आपको सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम y जो होगा वो कितना होगा 1 होगा। ठीक है, फिर देखो x जो है वो बॉडी सेंटर में है, यानी कि पूरा का पूरा x यूनिट सेल के अंदर मौजूद है, सेंटर के अंदर, बॉडी के सेंटर के अंदर, तो वो भी एक की संख्या में होगा। तो रेशियो क्या निकल के आएगा यहाँ पे 1:1। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा XY, राइट। अब देखो जरा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर x और y दोनों का 8 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये कैसे पता करें, तो चलिए इसके लिए चलते हैं द बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये है बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप देखो ये जो है ये बीच में ये कितने एटमों से घिरा हुआ है, एक ये एटम, एक ये एटम, एक टोटल 8 एटम से घिरा हुआ है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8 होगा। ठीक वैसे ही अगर आप इसको देखोगे इसको, तो ये भी आसपास के 8 एटमों से आपको घिरा हुआ मिलेगा। जैसे कि ये वाला एटम है, ये भी एक ऊपर एटम होगा इसके। ठीक है, एक इधर ये वाला है, एक बगल में होगा, एक नीचे होगा, एक पीछे होगा। तो इस तरह से ये भी जो है वो 8 एटम से घिरा हुआ है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8 होगा। समझ गए होंगे आप। अभी अगला प्रॉब्लम देखो, एक आयनिक कंपाउंड है जो ए और बी एटम से मिलकर बना है। ठीक है, जो अरेंजमेंट है यूनिट सेल का वो फेस सेंटर्ड है। ठीक है, जो ए एटम है वो कॉर्नर पे है और जो बी एटम है वो फेस के सेंटर पर है, यानी कि फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर है यूनिट सेल का। अगर एक एटम मिस कर रहा है, यानी कि कॉर्नर पे एक एटम नहीं है, ठीक है, तो उस कंपाउंड का जो सिंपल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बताइए। तो आपको पता है कि अब कॉर्नर पे तो टोटल 8 एटम होते थे, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक एटम कॉर्नर पे अब नहीं है, तो टोटल एटम्स कितने हुए कॉर्नर पे 7।
ठीक है। तो जो यूनिट सेल के अंदर एटम्स का कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा 7/8। कितना होगा 7/8। पहले क्या होता था कि एक एटम का 8वां हिस्सा यूनिट सेल के अंदर आता था और टोटल 8 कॉर्नर होते थे, तो हम करते थे 8 × 1/8। लेकिन यहाँ पे एक एटम तो चला गया, इसलिए हमको 8 × 1/8 नहीं करके 7 × 1/8 करना होगा। तो उस यूनिट सेल के अंदर जो ए होगा वो होगा 7/8 की संख्या में। ठीक है। अब बी के बारे में बात करते हैं। बी तो फेस पे है ना, और आपको पता है कि क्यूब के अंदर फेस कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। और जो कंट्रीब्यूशन होता है फेस सेंटर्ड एटम का वो यूनिट सेल के अंदर होता है आधा, हाफ। तो टोटल फेस से 6 और हाफ जो है यूनिट सेल के अंदर एटम का कंट्रीब्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए 3। तो रेशियो क्या निकला 7/8:3 का, यानी कि ए 7/8 के रेशियो में होगा और बी 3 के रेशियो में होगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से 8 को उठा के यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी आपको कहीं ऐसा कोई रेशियो दिख रहा है तो आप 8 को यहाँ इस नंबर को इस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल रेशियो क्या मिला हमें 7:24। तो अब हमने फॉर्मूला क्या बनाया, ए जो होगा वो 7 के रेशियो में होगा और बी 24। A7 B24 इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, राइट। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 8.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। यानी कि 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम आपके पास है, तो आपको बताना है कि उसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कंडीशन ये दी हुई है कि इफ इट क्रिस्टलाइज इन अ फेस सेंटर क्यूब, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो फेस सेंटर्ड है एल्यूमिनियम का। तो आप बताइए कि 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम में यूनिट सेल की संख्या कितनी होगी। तो ठीक है, आपको पता है कि 1 मोल एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 27 ग्राम। और 27 ग्राम यानी कि जो एटॉमिक मास होता है उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो होते हैं 6.022 × 10⁻23। एवोगाड्रो नंबर आपने पढ़ा होगा कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो होते हैं 6.022 × 10⁻23। तो ये तो पता चल गया कि 27 ग्राम में इतने होते हैं, तो हम 8.1 में निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर 27 ग्राम में इतने होते हैं तो 8.1 ग्राम में इतना अपॉन 27 × 8.1 होगा, तो कैलकुलेट करके आपको इतना आ जाएगा 1.806 × 10⁻23। यानी कि 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो होंगे इतने। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स पता चला है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है, फेस सेंटर्ड। हमें पता करना है यूनिट सेल कितने होंगे। तो चलो पहले तो ये पता करो कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं फेस सेंटर्ड में 4। आप पीछे जाके देखिए, मैंने आपको बताया है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं। तो हम इस नंबर को सिंपली 4 से डिवाइड कर देंगे अगर हमको यूनिट सेल निकालना है तो, और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आगे अभी थोड़ा सा और हम इसको डीपली जाकर देखने वाले हैं इस चैप्टर को, और अभी आगे बहुत कुछ मिलने वाला है, छोड़ेंगे हम कुछ भी नहीं, और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको खत्म करते हैं वीडियो को, और जल्दी इंतजार रहेगा आपको अगले पार्ट का, हम जल्दी लेकर आएंगे।